घर बना रहे हो और किसी ठेकेदार को अगर काम देने वाले हो तो उससे पहले ये वीडियो देख लेना, नहीं तो घर कमजोर होने वाला है। क्योंकि कोई भी ठेकेदार अपनी जेब से पैसे लगा के ये काम नहीं करने वाले हैं। तो होता क्या है, जब भी हम किसी ठेकेदार को काम देते हैं तो वो कम पैसे में काम ले लेता है। लगा लो मार्केट रेट चल रहा है 1600, 1700, 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट विद मटेरियल वाला काम, लेकिन वो काम आपसे ले लेता है 1300-1400 रुपये स्क्वायर फीट में। फिर वो करता क्या है, ये कुछ 15 बातें होती हैं, इनमें वो पैसा बचाता है क्योंकि उसको बचाना पड़ेगा, क्योंकि उसने कम पैसे में रेट लिया होता है। तो हमेशा करना क्या है, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, रेट आपको मार्केट में पता करना लेना है। 1600 चल रहा है, 1700 चल रहा है, उसी में काम दो किसी ठेकेदार को। क्योंकि अगर उसी रेट में काम दोगे तो आपका काम अच्छा होगा, क्योंकि उसके पास पैसे होंगे कि आपके घर में वो अच्छा मटेरियल लगाए। क्योंकि कोई भी मटेरियल हम अपने घर में लगाते हैं उसमें 3 किस्म की क्वालिटी आती है, टॉप, मीडियम और लो। ब्रांड का नेम सेम होता है, कोई भी चीज है, वायर है, पाइप है, सरिया है, कुछ भी है, तो ब्रांड सेम रहेगा, लेकिन उसमें लो क्वालिटी वाला लगा देता है। मैं समझाता हूं क्या है, पूरी वीडियो देखना, पहले गलतियां बताऊंगा फिर समझाऊंगा। तो सबसे पहली चीज ही क्या है, ये कॉलम आप देख रहे हो, एक तरफ देख रहे हो ना, सरिया कहां है, सरिया एक तरफ है, एक तरफ हमें 4 इंच जगह मिल रही है, दूसरी तरफ हमें 2 इंच जगह मिल रही है। ये किस कारण हुआ है? लोगों को कवर ब्लॉक का आइडिया ही नहीं है कि कवर ब्लॉक क्या है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टडी निकलती है कि घर क्यों गिरते हैं, उसमें से सबसे बड़ा कारण होता है क्रोजन। क्रोजन जब सरिया सड़ जाता है तो घर की कोई शक्ति नहीं रही, वो गिरने के चांसेस हैं ही हैं। और सरिया तभी सड़ता है अगर उसमें कवर ब्लॉक नहीं लगाया होगा। अगर सरिया के चारों तरफ कंक्रीट नहीं होगा ना तो वो सरिया सड़ेगा ही सड़ेगा, क्रोजन रस्ट आएगी ही आएगी। तो आपको क्या करना है, कोई भी स्ट्रक्चर है, आपका कॉलम की बात नहीं कर रहा हूं, कॉलम हो गई, फुटिंग हो गई, स्लैब होगी, हर जगह कवर ब्लॉक देना है। और कवर ब्लॉक आपको मार्केट में मिल जाएंगे और खुद से बना सकते हो। और मतलब खर्चा कितना है, 1000 रुपया खर्चा भी नहीं आता अगर आप पूरे घर में कवर ब्लॉक लगाओगे। तो आपको फुटिंग में 3 इंच का कवर ब्लॉक, 75 mm का कवर ब्लॉक यूज करना है। कॉलम बीम में 50 mm का कवर ब्लॉक चारों तरफ, मतलब सरिया बीच में रहना चाहिए, चारों तरफ आपका कंक्रीट होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो आपके घर को कमजोर करती है और घर को गिराने का काम ये चीज करती है। अब होती है हमारे घर के पानी सर्कुलेट करने के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं, जो CPVC है वो बेस्ट है आपके घर के लिए, लेकिन थोड़ा आपकी पॉकेट पे वो हावी होगी, थोड़ी खर्चीली होती है, वो महंगी होती है, लेकिन बेस्ट होती है। क्यों बेस्ट होती है? उसमें गर्म पानी भी जा सकता है, भले आप उसको अपने बाथरूम के लिए यूज करो, भले किचन के लिए यूज करो, भले सोलर के लिए यूज करो, मतलब जो ऊपर से सोलर का पानी आपका गर्म होके आएगा, मतलब वो बेस्ट है। हॉट वाटर, कोल्ड वाटर दोनों के लिए सही है ना। उसमें आपका देखो, बाकी पाइप्स में क्या होता था, अगर उसमें पानी जो आता है हमारा साफ क्लीन पानी तो होता नहीं है, साल्ट भी होता है, बैक्टीरिया भी होते हैं, तो वो क्या करते थे, पाइप को अंदर से मतलब गलाते जाते थे, थोड़ा थोड़ा वो पार्टिकल जमता जाता था और आपके घर में गंदा पानी आता था, आपको पीने को गंदा पानी मिलता था, नहाने को गंदा पानी। लेकिन CPVC में ये सब चीजें नहीं होती है, आपको बैक्टीरिया फ्री पानी उसमें मिलता है और लो केमिकल रेसिस्टेंट होता है। कोई केमिकल भी आ जाए उस पाइप में तो वो भी पाइप को खराब नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल में घर के लिए सबसे अच्छा है CPVC पाइप, जिसकी लाइफ 50 से 70 साल है। एक बार अच्छे से लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको क्या करना है, आपकी जो भी बाथरूम की फिटिंग होगी इनबिल्ट अंदर दीवार पे, तो उसमें आपको CPVC यूज करनी है, क्योंकि गर्म गीजर का पानी भी आएगा, ठंडा पानी भी आएगा। मतलब 90+ डिग्री सेल्सियस अगर पानी गर्म आ गया तो इस पाइप को कुछ नहीं होने वाला, और ठंडा तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज्यादा बर्फ वाला पानी तो आने नहीं वाला, ठीक है। और UPVC पाइप हमें वहां यूज करनी है जहां हमें गर्म पानी नहीं हो, क्योंकि अगर हमें खर्चा बचाना है तो हमें CPVC भी यूज करनी है, UPVC भी। तो UPVC आपको वहां यूज करनी है जहां गर्म पानी नहीं होगा, जहां हमें पीने के लिए पानी यूज नहीं करना है, तो वहां पे हम UPVC कर लेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। CPVC पाइप में एक चीज और है, आपको जब भी पाइप लेनी है तो आपको एक चीज चेक करनी है, SDR क्या होता है? SDR से ही कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ बना देता है। देखो, आप ब्रांड चूज कर लेते हो कि सर हमें एस्ट्रल की पाइप या अपोलो की पाइप लगानी है घर पे, वो बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो SDR मतलब ज्यादा लगा देता है, सॉरी SDR 13 कर लेता है वो। SDR 13 क्या हो गया या 17 क्या हो गया, ये क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं समझाता हूं। देखो, SDR 6, SDR 7 या SDR 11, ये ऐसे SDR हो गए
मतलब इनकी फुल फॉर्म में तो मैं किसी की बोलूंगा ही नहीं आपको, क्योंकि हमारे काम की नहीं है फुल फॉर्म कोई, ठीक है। एसडीआर समझो, एसडीआर 11 जो है वो हमें अपने घर के लिए यूज करनी है। क्यों यूज करनी है? क्योंकि वो पाइप मोटी होती है, थोड़ी कॉस्टली होती है, उसमें प्रेशर अच्छा, मतलब आपकी पाइप फटेगी नहीं। कभी भी प्रेशर पानी का बनता है पाइप में तो वो फटेगी नहीं, ना लीक होने के चांसेस कम होते हैं। तो आपको एसडीआर 11 यूज करनी है। कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, आपको बोल देते हैं कि हम एस्टल की यूज करेंगे, लेकिन वो एसडीआर 13.5 यूज कर देते हैं या एसडीआर 17। उसमें क्या होता है, वो पतली पाइप होती है, सस्ती मिलती है, उसमें ना प्रेशर अगर ज्यादा हो गया तो वो लीकेज के चांसेस बन जाते हैं। अगर थोड़ी ज्यादा जोर से चोट लग गई कभी तो वो लीकेज टूटने के चांसेस होते हैं। तो आपको एसडीआर 11, उससे कम की तो हमें इतनी जरूरत नहीं होती घर के लिए, लेकिन एसडीआर 11 देख लेना, वही आपको पाइप यूज करनी है। और कॉन्ट्रैक्टर यहां आपको बेवकूफ बना देते हैं ये चीज भी। और साथ ही साथ आप हमेशा याद रखना, जब भी फिटिंग करवाओ, भले वो सीपीबीसी की हो भले यूपीबीसी की, जिस ब्रांड की, अच्छे ब्रांड की लेना, लोकल ब्रांड की कभी नहीं लेना, क्योंकि कंपोजिशन अच्छी नहीं होती है। तो आप जब ब्रांडेड लेते हो, भले आपने सुप्रीम की ली, ठीक है, जो उसको सॉल्वेंट होगा जिससे पाइप वो चिपकेगी, क्योंकि हमें जॉइंट तो देने पड़ेंगे, एल्बो डालने पड़ेंगे, टी डालने पड़ेंगे। तो जब हम दूसरी कंपनी का सॉल्वेंट दूसरे ब्रांड में यूज करते हैं तो वहां भी चांसेस लीकेज के बनते हैं। ये मोस्टली देखा गया, आप मानोगे नहीं, लेकिन कभी ट्राई करके देखना कि आपको हमेशा क्या करना है। अगर सुप्रीम की पाइप आप ले रहे हो तो आपको सुप्रीम का ही सॉल्वेंट लेना है चिपकाने के लिए, ना कि एस्टल का या आशीर्वाद का। तो ये चीजें भी ध्यान देनी है जब भी आपको अपने घर में प्लंबिंग करवानी है, जहां प्लंबिंग पाइप खरीदने जाना है। अगली चीज करती है ये क्रैक, आप देख रहे हो, ये दरवाजे के ऊपर क्रैक है, ये विंडो के ऊपर क्रैक है। ये क्रैक क्यों आता है? ये क्रैक आता है, नीचे सेटलमेंट होती है, नीचे मिट्टी बैठती है, तो थोड़ा बहुत बैठती है, वो हर घर की मिट्टी बैठती है। तो अगर हमने लिंटल बीम नहीं दिया है, लोग लिंटल बीम देते ही नहीं है। लोगों का क्या, घर की कंस्ट्रक्शन का, नीचे प्लिंथ बीम दिया, दीवार चढ़ाई, ऊपर स्लैब डाल दी, बस खत्म काम उनका। अगर आप कंक्रीट बैंड जो 3 फीट पे आता है, जो 7 फीट पे लिंटल आता है, अगर कंक्रीट बैंड 3 फीट पे नहीं दिया, लिंटल 7 फीट पे नहीं दिया, आपके घर में क्रैक्स में लिख के दे देता हूं, गारंटीड, आपका जितना मर्जी सेफ घर हो, जितना अच्छा एरिया हो, आपके घर में क्रैक्स आएंगे ही आएंगे। आपको 3 फीट पे कंक्रीट बैंड देना है और 7 फीट पे लिंटल देना है। इससे क्या होगा ना, आपके घर में क्रैक आएंगे और आपका घर कमजोर नहीं बनेगा, स्ट्रांग बनेगा। क्योंकि लिंटल क्या होता है, पूरे घर को पकड़ के रखता है। कंक्रीट बैंड क्या करता है, क्रैक्स को ऊपर नहीं बढ़ने देता है। तो मेरे ख्याल में कंक्रीट बैंड, लिंटल जो अपने घर में नहीं देते हैं, वो अपने घर को कमजोर करते जा रहे हैं। अगली चीज मैं देखता हूं, इंडिया में कंस्ट्रक्शन जब की जाती है, वाइब्रेटर, लोग 50% लोग अपने घर की कंस्ट्रक्शन में वाइब्रेटर यूज करते हैं। वाइब्रेटर क्या हो गया, वाइब्रेटर अगर आप यूज करते हो, आपके घर के कॉलम में, आपकी स्लैब में, बीम में कभी भी ऐसा हनीकॉम नहीं दिखेगा। ये हनीकॉम क्या होता है, जब प्रॉपर से आपका कंक्रीट कॉम्पैक्ट नहीं होता है, प्रॉपर से उसको बैठने की जगह नहीं मिलती है, तो आपका ये होता है। तो आपको क्या करना है, वाइब्रेटर मारना है। 1000 से 1500 रुपया लगता है, मतलब एक वाइब्रेटर नया भी ले सकते हो या किराए पे ला सकते हो। उसको कंक्रीट जब कॉलम का हो रहा है उसमें भी डालना। ये नहीं है कि उसमें डाल के रख दिया कि वो हिलता रहेगा तो हमारा कंक्रीट अच्छा। अगर ज्यादा करते हो तब भी खराब है, कम करते हो तब भी खराब है। तो 1 से 2 सेकंड तक एक जगह डाला, उसको निकाला, दूसरी जगह डाला, उससे आपका कंक्रीट प्रॉपर फिनिश होता है, कोई उसमें गैप नहीं रहता है। जब गैप नहीं रहा किसी चीज में तो उसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाती है, तो आपका घर स्ट्रांग बन जाता है, कमजोर नहीं बढ़ता है। तो आपको वाइब्रेटर यूज करना ही करना है। और साथ ही साथ जो रेशो होती है कंक्रीट की, M20 कंक्रीट 1:1.5:3, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। आपने कॉन्ट्रैक्टर को पूछना है कि रेशियो क्या चीज है, आप कौन सी रेशियो का कंक्रीट आपने हमारे कॉलम में यूज करने वाले हो, स्लैब में यूज करने वाले हो, बीम में यूज करने वाले हो। तो M20 ग्रेड से कम का कभी भी कंक्रीट नहीं यूज करना है। ये रहा चार्ट, ये सामने आप पूरी लिस्ट देख रहे हो। M20 कंक्रीट में कितना केजी आपका सीमेंट पड़ेगा, कितना सैंड, कितना एग्रीगेट, इसी हिसाब से आपको यूज करना है। कॉलम में मैं बोलता हूं M25 ग्रेड यूज करो, स्लैब में M25, फुटिंग में M25, M25 से नीचे मत यूज करो। और इससे क्या होता है, आपका सीमेंट भी बचता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को जब रेशियो नहीं पता होती वो कुछ भी डालेगा, एक्स्ट्रा भी डाल देता है जहां हमें जरूरत नहीं है। पीसीसी में अगर वो एक्स्ट्रा सीमेंट डाल देगा तो हमें क्या जरूरत है उसकी। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है, ग्रेड और वाइब्रेटर। अगली चीज ध्यान देनी है आपको, प्लिंथ बीम।
जब भी प्लिंथ बीम की कंस्ट्रक्शन करनी है, कभी भी उसके नीचे की मिट्टी आगे पीछे मत करना। एक बार प्लिंथ बीम बन गया, नीचे की मिट्टी को कभी ना उसके साइड वाली मिट्टी निकालना, ना कुछ करना। और साथ ही साथ प्लिंथ बीम की जब बन जाता है, उसमें जब हम मिट्टी की फिलिंग करते हैं, लोग क्या करते हैं, मिट्टी फिलिंग प्लिंथ बीम के ऊपर ऊपर तक कर देते हैं। अगर प्लिंथ बीम से मिट्टी 2 इंच या 3 इंच नीचे नहीं हुई तो आपकी घर में हमेशा सीलन रहेगी। 3 फीट तक जो सीलन आपको दिखती है, डैम्पनेस दिखती है, ये हमेशा रहेगी, उसका कोई इलाज नहीं है। जब एक बार ये हो गया तो कोई इलाज नहीं मिलने वाला। तो प्लिंथ बीम से नीचे आपको 3 इंच मिट्टी रखनी है और प्लिंथ बीम के ऊपर डीपीसी करनी है, फिर ब्रिक वर्क करना है। पहली चीज यही होती है जो आपके घर को कमजोर कर देती है। कमजोर कैसे हो गया? डैम्पनेस सीलन जब आ गई तो वो घर कमजोर होते जाता है, क्योंकि आपकी ईंट भी उससे खराब होने लग पड़ेगी, आपका प्लास्टर भी निकलने लग पड़ेगा, तो घर गिरने के चांसेस बढ़ गए। जो फुटिंग का स्टील होता है, मैं देखता हूं इंडिया में सीधा बांधते हैं, ऐसे होता है। ये मतलब फुटिंग का स्टील ही नहीं है। देखो मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक एग्जांपल से आप समझ जाओगे। जो हमारे पेड़ होते हैं, ठीक है, जब तूफान, काफी ज्यादा तूफान चलता है, कौन से पेड़ गिरते हैं? जिनकी रूट्स, जिनकी जड़ें छोटी छोटी होती है ना, वो पेड़ सबसे जल्दी गिर जाते हैं जब हवा चलती है। वैसे ही सेम होता है, जब अर्थक्वेक आएगा, जब कुछ भी कंडीशन खराब होगी, जोर से हवा ही चलेगी, आपकी फुटिंग अगर छोटी होगी ना, जितनी घर को चाहिए उतनी नहीं होगी, तो आपके घर को गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं और नीचे धंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी फुटिंग का सरिया ये सीधा नहीं रखना है, उसको एल देना है। एल क्या हो गया? ऐसे दोनों तरफ कम से कम 6-6 इंच आपका सरिया खड़ा होना चाहिए। जब खड़ा होगा तो सही से वो पकड़ के रखेगा आपको फुटिंग को। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, जब भी कॉलम की फुटिंग, अपने घर की फुटिंग डिजाइन करनी है, 1 स्टोरी एक्स्ट्रा को लेके चलना है। मतलब आपको अगर 1 स्टोरी बनानी है, 2 स्टोरी के हिसाब से फुटिंग होनी चाहिए। 3 स्टोरी बनानी है, 4 स्टोरी के हिसाब से फुटिंग होनी चाहिए। 1 स्टोरी हमेशा आगे लेके चलना, तभी आपका घर सेव रहेगा। क्योंकि बाद में अगर एक्सटेंशन करोगे, बढ़ाओगे, तो फुटिंग कैसे बढ़ा सकते हो? वो तो नहीं बढ़ सकती। तो कुछ देखो, कुछ एग्जांपल दे देता हूं मैं। 1 स्टोरी की फुटिंग का साइज ये रखना है और डेप्थ इतनी रखनी है। ये चार्ट सामने आप टेबल देख रहे हो ना, इससे थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा। बाकी मैं कहूंगा हमेशा स्ट्रक्चर डिटेल। घर कमजोर कहां से होता है? अगर प्रॉपर से सरिया नहीं दोगे, जहां एक्स्ट्रा सरिया दे दोगे, आपका घर कमजोर हो गया। जो स्ट्रक्चर डिटेल होती है, कोई भी घर की कंस्ट्रक्शन होती है ना, 5 से 6 हजार रुपया लगता है कि कॉलम में कौन सा सरिया आएगा, बीम में कौन सा सरिया आएगा, फुटिंग में कौन सा सरिया आएगा। ये आपको आर्किटेक्ट, आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर बता देगा। और किसी एरे गैरे के पास मत चले जाना, देखना कोई एक्सपीरियंस स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो, डिग्री देखना उसके पास स्ट्रक्चर की डिग्री है कि नहीं। अगर उसके पास स्ट्रक्चर की डिग्री है, उसी से डिटेल लेना, वो आपको बताएगा कि कॉलम में कितना सरिया डालना है, बीम में कितना और स्लैब में कितना। वो हमेशा 1 स्टोरी एक्स्ट्रा का सरिया देगा। काफी लोग बोलते हैं कि एक्स्ट्रा सरिया दिया, आपका ठेकेदार बोलेगा इतना सरिया क्यों दे रहा है, इसमें तो जरूरत नहीं है। लेकिन फ्यूचर में आपका बेटा या उसका बेटा अगर एक्सटेंशन करेगा, वो थोड़े देखेगा कि दादा ने क्या डाला था कॉलम में सरिया, वो तो ऊपर बनाएगा 2nd स्टोरी। तो आपको आगे के सोच के थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा। ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सरिया डालो। स्ट्रक्चर इंजीनियर को बोलो हम 1 स्टोरी का घर बनाए, फ्यूचर में 2 स्टोरी का बना सकते हैं या 3 स्टोरी का बना सकते हैं, तो उस हिसाब से वो सरिया देगा। आपके पैसे भी बचेंगे और आपका घर कमजोर नहीं बनेगा, आपका घर स्ट्रांग बनेगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी है कि ड्राइंग बनाओ और स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सरिया जरूर बनाओ अपने घर का। क्लियर? अगली चीज लोग करते हैं, घर की कंस्ट्रक्शन चलती रहती है, ठेकेदार पे काम छोड़ा होता है और ठेकेदार के पास लेबर होती है लिमिटेड। वो कभी भी प्रॉपर से क्यूरिंग आपके घर में नहीं करेगा। क्यूरिंग क्या होगी? तराई, ये पानी जो मारा जाता है ना। अगर आप अपने कॉलम में तराई नहीं करते हो, अपनी स्लैब में तराई नहीं, अपनी ईंट में तराई नहीं करते हो, तो आपका घर की स्ट्रेंथ आधी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो सीमेंट होता है, जिस चीज में सीमेंट यूज हुआ है, उसको अगर 10 दिन तक आपने पानी नहीं मारा, उसकी जो केमिकल रिएक्शन होती है, हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, वो सही से नहीं होता है। और अगर वो सही से नहीं हुआ तो वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं पकड़ पाता है, अपनी पूरी शक्ति नहीं ला पाता है उस चीज में। तो आपको क्या करना है? आपको क्यूरिंग करनी है 10 दिन। तो मैं बोलूंगा, भले सर्दियां हैं भले गर्मियां हैं, मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसी जगह की नहीं बात कर रहा यहां बर्फ रहती है। मैं कर रहा हूं जम्मू से नीचे वाले जो भी रीजन है, 10 दिन से कम क्यूरिंग तराई आप नहीं करना। 14 दिन तक आप तराई करते हो तो अच्छा रहता है। तो वो बेस्ट तरीका है अपने घर को स्ट्रॉन्ग करने का, तो तराई करनी ही करनी है।
अगली चीज गलती करते हैं लोग, घर की कंस्ट्रक्शन में डेवलपमेंट लेंथ नहीं देते। अब डेवलपमेंट लेंथ इंग्लिश में बोल रहा हूं, काफी जो मेरे भाई होंगे मेरी तरह जिनको नहीं आइडिया लग रहा हो डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट लेंथ हो गई हमारा जो एल मारा जाता है, जो हमारा देखो ये बीम है ना, ये बीम का सरिया है, ये सीधा सीधा आप किसी कॉलम में जा रहा है, आगे से देखो सीधा है ना, ये कट गया, इसमें डेवलपमेंट लेंथ नहीं है। अगर जब तक उसको बेंड नहीं करोगे, आगे एल नहीं होगा, तो उसकी स्ट्रेंथ आपके कॉलम को पकड़ने की नहीं होगी। फ्यूचर में जब अर्थक्वेक आएगा, जब आपकी बिल्डिंग हिलेगी, तो आपका जो बीम होगा वो कॉलम को छोड़ देगा। जब बीम कॉलम को छोड़ गया तो आपका घर गिर जाएगा। तो आपको क्या करना है, बीम में डेवलपमेंट लेंथ देनी है। फुटिंग में डेवलपमेंट लेंथ क्या थी, वो एल दिया हुआ था, तो बीम में आपको एल दोनों तरफ देना है। कॉन्ट्रैक्टर सरिया इजी से घुस जाए कॉलम में, वो क्या करते हैं, आगे से सरियों को डेवलपमेंट लेंथ नहीं देते। तो आपको एल देना है, तो तभी आपका घर स्ट्रॉन्ग बनेगा, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। अगली चीज क्या करनी है, हमारी जो घर में सीलन होती है ना, वो हमारे घर की लाइफ 10 से 15 साल कम कर देती है। कितनी, 10 से 15 साल। अगर आपकी सीलन 3 फीट तक है नीचे, तो आपकी घर की लाइफ खत्म होती जाएगी। हमारी सीलन कहां कहां आती है, हमारी एक छत से सीलन आती है, एक नीचे से सीलन आती है, और दीवार के बीच में। अभी रीजन क्या है सुनो, देखो सीलन नीचे से हमारी रुक जाएगी, हम अगर प्लिंथ बीम से नीचे मिट्टी रखेंगे, डीपीसी डालेंगे, हमारी ऊपर सीलन नहीं आएगी। दूसरी, जब भी आप प्लम्बिंग का काम करवाओ, अपनी जो पाइप, पानी की पाइप बाथरूम होते हैं, जहां किचन की पाइप के प्लम्बिंग की पाइप घुमाओ, उसमें हाइड्रो टेस्ट करो। उसमें मतलब जब आपका प्लम्बर प्लम्बिंग की पाइप डाल गया, उसमें पानी डाल के चेक करो प्रॉपर प्रेशर से कि कहीं से लीकेज तो नहीं है। क्योंकि जब एक बार प्लास्टर कर दिया, टाइल लग गई, तो लीकेज होगी तो वो दीवारों में दिखेगी, फिर उसका कोई इलाज नहीं है। पूरी पाइप निकालो, खर्चा डबल करो, वो इलाज है। तो पहले ही हाइड्रो टेस्ट कर लो। दूसरा, स्लैब में जब भी कंक्रीट करो, स्लोप का ध्यान रखो। लोग नहीं ध्यान देते, कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार पे छोड़ देते हैं, उसको पैसा देना ही नहीं है, उसको पहले बता देना, अगर सर जी पहले प्रॉपर से अगर पानी कहीं रुका तो हम आपका पैसा रोक देंगे। तो आपको क्या करना है, प्लीज एक्स्ट्रा स्लोप दे दो, भले छत थोड़ा टिल्ट दिखे, लेकिन हमारा पानी कहीं छत पे रुकनी नहीं चाहिए, और वहीं वहीं पानी छोड़ना जहां से हमारी पाइप्स नीचे आती है, ड्रेनेज पाइप आती है। तो आपके छत पे पानी नहीं रुकेगा, तो आपका छत भी स्ट्रांग रहेगा, नीचे से ऊपर सीलन नहीं आएगी। तो जब घर में सीलन नहीं हो या क्रोजन नहीं हो, दो चीजें अगर घर में नहीं हो ना, तो उसकी लाइफ डबल हो जाती है, घर कमजोर नहीं होता है, स्ट्रांग होता है। तो ये चीज का भी ध्यान रखना है। देखो अभी जो छत पे पाइप्स डलती हैं, जिनमें हम वायर दौड़ाते हैं या हमारी दीवारों पे लगती हैं, तो उनको कैसे लेना है। मार्क आजकल कोई भी डाल रहा है, लोकल कंपनी भी डाल देती है, जिन्होंने लिया भी नहीं है वो भी आईएएस मार्क डाल देती हैं। आईएएस मार्क देखना है, लेकिन उस पर लिखा होना चाहिए 9537। अगर आईएएस 9537 लिखा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडमार्क होना चाहिए जो भी कंपनी है। मैं तो अगर टॉप कंपनीज का आपको बोलूंगा तो आपको मेरे ख्याल में उन्हीं का लेना चाहिए। प्लास्टो होगी, एंकर होगी, फिनोलेक्स होगी, पॉलीकैब होगी, डायमंड होगी, प्रिसीजन होगी। इन किसी भी कंपनी का लोगे आपको अच्छा मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, कभी भी आपको कंडक्ट पाइप लेनी है तो उस पर देखना कि उस पर HMS, MMS या LMS क्या लिखा है इसमें से। तो ये होता है हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मीडियम, लो। मतलब इन पे आपको मैं कहूंगा, अगर अपने घर में आप लगवाने जा रहे हो तो जो HMS या MMS उस पे लिखा है तो वो लिखना है। इससे इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये होता है कि उस पाइप की थिकनेस कितनी है। जितनी मोटी थिकनेस होगी वो पाइप उतनी स्ट्रेंथ होगी, उसकी उतनी ज्यादा लाइफ होगी। जब भले उस पर चलो, भले उस पर कंक्रीट गिरेगा, वो टूटेगी नहीं। तो आपको हमेशा क्या लेनी है, MMS या HMS। LMS भी ले लो, लेकिन LMS किसकी लेनी है, ब्रांडेड कंपनी की, एंकर की, फिनोलेक्स की, पॉलीकैब की, वो ले लो। लोकल कंपनी में ना आपको HMS दिखेगा, ना MMS, ना LMS। वो सिंपल, वो तो 1 mm थिकनेस वाली पाइप ले आती हैं, 1.5 mm थिकनेस वाली पाइप, तो वो थोड़े टाइम बाद टूट जाती है। इवन जब हम साइड पे काम कर रहे होते हैं, मतलब लोग उस पे लेबर चल रही है, कंक्रीट कर रही है, तो पाँव रखते रखते ही टूट गई होती है। ये चीज़ मोस्टली आप देखना लोकल कंपनी की पाइप का यही होता है। तो आपको हमेशा अपनी पाइप जो भी लाओगे उस पर देखना है, एक तो आईएएस मार्क 9537 लिखा होना चाहिए, दूसरा उस पर HMS, MMS या LMS, ये 3 में से एक वर्ड तो लिखा होना चाहिए। क्योंकि देखो अगर हम 20 mm की पाइप लगाते हैं, ठीक है भाई, 20 mm की एक अच्छी पाइप है, आप छत पे लगाते हो, तो उस पर अगर LMS लिखा है तो मिनिमम वो 2.9 मतलब 3 mm थिकनेस है। अगर 3 mm थिकनेस होगी तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। अगर MMS होगी 3.1, HMS होगी 4.2, इतनी थिकनेस मिल गई तो अच्छी कंपनी की होगी। जो दीवारों पे कंडक्ट पाइप लगती है इलेक्ट्रिक के लिए, वो आप कोई भी लगा दो, मतलब लोकल कंपनी की भी लगा दोगे, मैं उसके लिए नहीं मना नहीं करूंगा। लेकिन जब भी स्लैब के लिए लगानी है, आपको एक कंपनी देखनी है,
और ये ग्रेड जरूर देखना है, ठीक है। तो आपकी वायर होगी वो फायर रेजिस्टेंट वाली ही लेना। देखो लोकल कंपनीज की आधे रेट में मिल जाती है, दूसरी आपको थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी। जैसे सिस्का की वायर होगी, हैवल्स होगी, आरआर होगी, वी गार्ड होगी, पॉलीकैब होगी, इनकी वायरिंग थोड़ी महंगी आती है। क्यों महंगी आती है? क्योंकि इन पे काफ़ी टेस्ट किए जाते हैं, काफ़ी इनको देखा जाता है कि कहीं आग तो नहीं लग रही। तो आपको हमेशा जो भी वायरिंग लेनी है वो आपको लेनी है FR या FRLS। क्या हो गया FR? क्या हो गया? फायर रेजिस्टेंट वायर। तो फायर रेजिस्टेंट कुछ हद तक आपकी जो फायर आग लगने की चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। कभी कभार हमारी वायरिंग बहुत गर्म हो जाती है, अगर लोकल कंपनी रहेगी वो आग पकड़ लेगी जल्दी। तो ये FR या FRLS ये देख लेना जब भी वायरिंग लोगे। और थिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो आपका इलेक्ट्रिशियन कर ही देगा वैसे, लेकिन थिकनेस भी प्रॉपर से देना। 1.5 mm हो गया, 2.5 mm या 4 mm, तो ये प्रॉपर से देना कि अगर आपके लाइट फैन ये सब चीज़ें हैं तो 1.5 mm दे दो, 2.5 mm वहाँ दो जहाँ हैवी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होने वाला है, माइक्रोवेव हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब चीज़ें। और जहाँ AC यूज़ होने वाला है वहाँ 4 mm वाली वायर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कि ये देखो ज़्यादा एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए लेना होता है। ऐसे तो आपकी 1 mm के पॉइंट पे भी चल जाएगा या 1.5 के भी चल जाएगा, तो लेकिन एक्स्ट्रा सेफ्टी लोगे तो फ्यूचर के लिए, एक दिन के लिए तो घर बनाने नहीं है, 60 से 70 साल हमें वो घर रखना है। तो वायरिंग रोज़ चेंज करोगे नहीं, तो इस समय अगर अच्छे से क्वालिटी का लगा दोगे तो बाद में दिक्कत नहीं आने वाली है। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। और जॉइंट जितने कम हो सकें उतने जॉइंट कम दो, क्योंकि जब हम जॉइंट देते हैं टेप लगाते हैं उसके ऊपर, और टेप की लाइफ कोई ज़्यादा थोड़ी है, उसमें जो गम लगा है वो कितने साल चलेगा। जब वायरिंग हीट होती रहेगी, आपकी वायरिंग हीट हो रही है बार बार क्योंकि हाई वोल्टेज हो रही है, जो भी हो रहा है हीट हो रही है, तो वो टेप निकलती है और वहाँ से जहाँ जॉइंट होगा वहाँ हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, वहाँ आग लगने की चांसेस ज़्यादा है। हमने कंडक्ट पाइप अच्छी लगाई थी तो आग आगे नहीं बढ़ेगी, हमने वायर अच्छी लगाई थी फायर रेजिस्टेंट तो आग आगे नहीं बढ़ेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और अब जब टाइल लेने जाना है तो उसमें भी 3 ग्रेड देखने हैं, उन 3 ग्रेड के हिसाब से ही आपको पैसे देने हैं, नहीं तो ग्रेड कोई दे देगा, पैसे दूसरे ग्रेड से आपके ले सकते हैं। 3 ग्रेड होती हैं। देखो सबसे पहला ग्रेड होता है PRE। PRE आपने पहले मैं समझाता हूँ, होता है कि जब भी हम गोदाम में जाते हैं, जब कोई भी टाइल का बॉक्स उठा के देख लेना, उस बॉक्स पे एक चिट सी लगी रही होगी, किसी भी कलर की हो सकती है, ग्रीन, ब्लू, रेड, तो उस चिट पे PRE लिखा होगा, या लिखा होगा हमारा STD, फिर लिखा होगा उस पर हमारा COM। तो ये 3 ग्रेड होते हैं। इन्हीं 3 ग्रेड से हमें पता चलता है कि टाइल बेंड होगी या खराब क्वालिटी की है या अच्छी क्वालिटी की है, क्या है। जिस टाइल पे PRE लिखा होगा मतलब वो प्रीमियम क्वालिटी है, वो टाइल ना बेंड होगी ना उसमें कोई क्रैक होगा, अच्छी क्वालिटी की टाइल होगी। उसको अगर आप लगाते हो तो उसमें आपको बेंड भी देखने को नहीं मिलेगा और टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि वो प्रीमियम क्वालिटी की टाइल है। उसका आप भले आप 60 से 70 रुपया पर स्क्वायर फीट दो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आती है स्टैंडर्ड, STD, स्टैंडर्ड क्वालिटी। स्टैंडर्ड क्वालिटी में क्या होगा, इसमें भी ज़्यादा इतना फॉल्ट नहीं होता, इसमें थोड़ा क्या होगा, इसका कोना थोड़ा बहुत टूटा होगा, या इसमें थोड़े बहुत एयर बबल्स होंगे, या पोर्स होंगे टाइल में, तो उसको स्टैंडर्ड क्वालिटी में रख देती है। कंपनी क्या करती है, लोट जब बनाती है उसमें से 3 तरीके की टाइल छांटती है, मतलब एक ही कलर एक जैसी टाइल को 3 टाइप में निकालती है। तो उसमें प्रीमियम रहती है, स्टैंडर्ड रहती है, फिर कमर्शियल रहती है। अब कमर्शियल में क्या होता है, कमर्शियल में मोस्टली चांस होते हैं कि टाइल आपकी बेंड आपको मिलेगी। 2x4 का पीस आप लोगे तो वो थोड़ा बहुत बेंड दिखेगा आपको, जहाँ उससे बड़ा पीस होगा वो बेंड दिखेगा, और उसमें थोड़ा कोना यहाँ से टूटा होगा, उसका जो ऊपर की लेयरिंग होगी, पेंट होगा, वो भी थोड़ा बहुत उतर रहा होगा, पोर्स होंगे, तो वो कमर्शियल होगी, तो वो हमेशा सस्ती होगी। जब भी टाइल लेनी है, अगर उसका प्राइस है 60 से 70 रुपये, तो वो प्रीमियम होनी चाहिए, उस पर PRE लिखा होना चाहिए, तभी आपको वो टाइल लेनी है। फिर स्टैंडर्ड STD जिस पे लिखा होगा तो उसका प्राइस थोड़ा कम होगा, वो होगी 40 से 50 रुपए पर स्क्वायर फीट, तो उसमें थोड़ा इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन होती है। और कमर्शियल जो आपको दिखेंगे, मोस्टली जो प्लैंक आजकल आते हैं उनमें देखना आपके उनके प्लैंक के ऊपर से लेयर भी निकली होगी, कोने भी टूटे होंगे, तो जिस पे कमर्शियल लिखा होगा वो सस्ती टाइल होगी, वो बेंड भी रहेगी। तो हमेशा जब भी अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, अपने घर पे टाइल लेने जा रहे हो, तो प्रीमियम पे इन्वेस्ट करो या स्टैंडर्ड पे। PRE या STD जिस पे लिखा होगा वही टाइल लेना, वो अच्छी है। अगर आपको ऐसे एरिया के लेने के लिए लेनी है जहाँ इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है या कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ कमर्शियल के लिए भी आप ले सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कोई आपको टाइल वाला नहीं बताएगा कि PRE क्या है, STD क्या है, COM क्या है, तो आपको इससे आइडिया लग जाना चाहिए कि टाइल की क्वालिटी क्या रहने वाली है।